हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स अड्डा। चलिए 16 जून 2021 के द हिंदू एडिटोरियल को एनालाइज करते हैं। आज हम 5 आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। पहला है द इनविजिबल टैक्स, सेकंड ब्रेसिंग फॉर थ्रेट, थर्ड एन एक्विटल विद नो गुड बट द बैड एंड द अगली, फोर्थ है नीडेड फुल डिस्क्लोजर ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड फिफ्थ है एम्ब्रेसिंग क्रिप्टो करेंसीज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, जो कि है द इनविजिबल टैक्स। देखिए फ़िलहाल अगर हम पिछले मंथ के डेटास को देखें, यानी कि मई के डेटा को देखें, तो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स 13% था और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI 6.3% था। अब अगर हम देख रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है इतना हाई हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है, तो इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। तो कुछ रीज़न्स ये हैं कि फूड इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं कि जो अप्रैल में 2% था, अब वो 5% हो चुका है। पल्सेस में, एग्स में और एडिबल ऑयल्स में इन्फ्लेशन देखा गया है काफ़ी ज़्यादा। फ्यूल है और लाइट है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन देखा गया है। और जो क्रूड ऑयल वगैरह है, उनमें भी हम देख रहे हैं कि लगातार कॉन्स्टेंटली उनके प्राइस इंक्रीज़ ही होते आए थे। तो इस वजह से WPI और CPI में एक अच्छा खासा इन्फ्लेशन देखा गया है। और ऐसे में अगर हम कोर इन्फ्लेशन की बात करें, यानी कि हम CPI बास्केट में से उन आइटम्स को निकाल दें जो हाईली वॉलेटाइल है, जिनके प्राइस लगातार बढ़ते या घटते रहते हैं, अगर उन आइटम्स को एक्सक्लूड कर दें, उसके बाद भी अगर हम इन्फ्लेशन निकालते हैं, तो हम देखेंगे इन्फ्लेशन 6% है। इसका मतलब इन्फ्लेशन हमारी इकॉनमी में लगातार हाई बना हुआ है। कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है CPI बास्केट से जब हम उन आइटम्स को बाहर कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, जो कि हाईली वॉलेटाइल हैं, जिनके प्राइस में लगातार उतार चढ़ाव होता रहता है। उसके बाद जो आइटम्स बच जाते हैं, उनका इन्फ्लेशन जब हम फाइंड आउट करते हैं, तब आता है कोर इन्फ्लेशन। और एग्जैक्टली कोर इन्फ्लेशन बताता है कि हमारी इकॉनमी में कितना इन्फ्लेशन या कितनी ग्रोथ हो रही है। तो हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन जो है 6% है और ये भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन है और इसको कंट्रोल किया जाना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसके सामने एक बहुत मुश्किल टास्क है, क्योंकि फ़िलहाल ये आगे ना रेट इंक्रीज़ कर सकते हैं फ़िलहाल जो इकॉनमी की सिचुएशन है, और ना ही रेट डिक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हाई है। क्योंकि इन्हें डिमांड भी जनरेट करना है, साथ ही साथ इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखना है। तो अब आगे देखने वाली बात होगी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस मुश्किल जो टास्क है उनके सामने, इसको किस तरीके से टैकल करती है। तो फ़िलहाल हमने ये मई के डेटा डिस्कस करे, जो कि है WPI, CPI एंड कोर इन्फ्लेशन। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड आर्टिकल, जो कि है ब्रेसिंग फॉर थ्रेट। तो फिलहाल देखिए, इमर्जिंग फॉर्म ऑफ जो हमारा डेल्टा वेरिएंट था, जो कि है B16172, इस डेल्टा वेरिएंट का एक और वेरिएंट देखा गया है जिसका नाम है AY1 या फिर B161721। यानी पहले ये था वेरिएंट, अब इसमें इसका एक नया वेरिएंट आ गया है। और ये ग्लोबल कंसर्न का रीज़न है, ग्लोबली ये कंसर्न हम कह सकते हैं इसका, क्योंकि जो लगातार म्यूटेशंस हो रहे हैं कोविड-19 में, वो हमारे लिए समस्या का कारण बने हुए हैं। क्योंकि नए नए वेरिएंट जैसे आते जाएंगे, ये हमें और ज़्यादा थ्रेट क्रिएट करेंगे और हमारी जो वैक्सीन है उसकी हो सकता है एफिशिएंसी को ये कम कर दें। फ़िलहाल जो डेटा हमने सबमिट किया, जो हमारी जितनी भी लेबोरेटरीज़ हैं जहाँ पे इस तरह की जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है, उन्होंने अपने डेटा को इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर किया है, जो कि है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा। तो यहाँ पे शेयर किया गया और वहाँ पे उसको देखा जाएगा किस तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पे। फ़िलहाल जो म्यूटेशन है, वो जितने भी म्यूटेशन पहले वाले वेरिएंट में थे, वो उतने म्यूटेशंस तो हैं ही। इसके साथ एक एक्स्ट्रा म्यूटेशन देखा गया है, जो कि है K417N, और ये इसको आइडेंटिफाई पहले भी किया था, यानी इस वेरिएंट को पहले भी आइडेंटिफाई किया गया था जब बीटा वेरिएंट हमने पढ़ा था। तो इस बीटा वेरिएंट में भी ये वाला म्यूटेशन आया था और ये बीटा वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस है, यानी काफ़ी तेज़ी से फैलता है। तो अगर हम देख रहे हैं कि इंडियन वेरिएंट इसे नहीं बोलेंगे, हम डेल्टा वेरिएंट बोलेंगे।
तो डेल्टा वेरिएंट का अगर एक नया वेरिएंट जनरेट हुआ है और उसमें अगर ये म्यूटेशन है तो हो सकता है इसके जो इस जो फैलने की रेट है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, और ये हमारे लिए, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि ग्लोबली, ये काफ़ी बड़ा कंसर्न क्रिएट कर सकता है। अगर इसकी जो इन्फेक्टिविटी रेट है अगर वो इतनी हाई है तो वो हम सब के लिए बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है। अब यहाँ पे देखो ये कह रहे हैं कि K417N म्यूटेशन वॉज एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस टू अ न्यूली डेवलप्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट ड्रग कॉकटेल। तो फिलहाल एक ऐसी ड्रग बनाई गई थी जो कि एंटीबॉडी से ही बनाई गई थी, उसके अगेंस्ट भी ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है। अगर ऐसे वेरिएंट्स निकल जाते हैं कोरोना वायरस के जो कि हमारे फ़िलहाल की वैक्सीन्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हैं, तो फिर कोरोना वायरस से डील करना हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किल भरा हो जाएगा। डेल्टा वेरिएंट हैज़ बिकम ग्लोबली प्रोमिनेंट, जो फ़िलहाल हम कहेंगे कि ये वाला जो म्यूटेशन था, दिस वन B16172, ये वाला जो वेरिएंट है वो ऑलरेडी ग्लोबल कंसर्न बन चुका है। और ऐसे में अगर हम देखेंगे कि जो ये एवोल्यूशन है किसी भी वायरस में, वो एक कांस्टेंट प्रोसेस है, ये चलता ही जाता है, और इट इज़ इम्पॉसिबल टू फॉरकास्ट इफ़ SARS-CoV-2 विल बिकम अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन इकोसिस्टम। ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो हमारे सिस्टम का पार्ट बन जाएगा, या हो सकता है इसकी इन्फेक्टिविटी रेट काफ़ी कम हो जाए, या फिर इसके सिम्टम्स माइल्ड हों, इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो माइल्ड हों, और ये लेस सीवियर डिजीज़ बन जाए। तो ऐसा कह पाना अभी हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि ऐसा होगा नहीं होगा, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू डाउन प्ले द सीरियसनेस ऑफ द थ्रेट। तो फिलहाल हम देखेंगे इंडिया में सिर्फ 10 लैब्स हैं जो कि इस तरह के जीनोम सीक्वेंसिंग कर रही हैं और उनकी स्टडी कर रही हैं, पर हमें फ़िलहाल ज़रूरी है कि हम जो गवर्नमेंट लेबोरेटरीज़ हैं 10, उसके अलावा कोशिश करें कि हमारे पास अच्छी अच्छी प्राइवेट लैब्स भी हैं जहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग की जा सकती है, स्टडी किया जा सकता है, जिससे कि नए नए वेरिएंट को जल्दी पकड़ा जा सकेगा, और उसके इफ़ेक्ट को, यानी और ज़्यादा म्यूटेशन होने से या जो नए नए म्यूटेशन हैं उसके के खतरे से हम जितना ज़्यादा अवेयर होंगे, उसको टैकल करने के लिए हम उतना ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन जो सीरियस थ्रेट्स है उसको डाउन प्ले ना करे और अपने रोल को एक्टिवली प्ले करे सीरियसनेस के साथ। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड आर्टिकल, जो कि है एन एक्वेटल विद नो गुड बट द बैड एंड द अगली। तो फिलहाल देखिए तरुण तेजपाल जो कि एक एडिटर थे, उनको एक्वेट किया गया है और उनके अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट्स के चार्जेस लगाए गए थे। तो ऐसे में कोर्ट के द्वारा इन्हें जब एक्वेट कर दिया गया तो इसके अगेंस्ट अपील की गई है हाई कोर्ट में, और वहाँ पे सॉलिसिटर जनरल जो हैं इंडिया के, उन्होंने कहा है कि लोअर कोर्ट्स जजमेंट लैक्ड सेंसिटिविटी रिगार्डिंग क्राइम्स अगेंस्ट वेमेन, यानी कि लोअर कोर्ट ने इस केस को डील करने में सेंसिटिविटी नहीं दिखाई है जो उन्हें दिखानी चाहिए थी एक वेमेन के अगेंस्ट किसी क्राइम को डील करने के लिए। एंड अवेयरनेस ऑफ सेक्शंस ऑफ क्रिमिनल लॉज, और जो लोअर कोर्ट्स है उनके पास अवेयरनेस भी नहीं थी क्रिमिनल लॉज के अलग अलग सेक्शंस के बारे में, या इसको किस तरीके से डील किया जाना चाहिए। अब देखिए 172nd रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी रिकमेंडेशन पे जो हमारे एविडेंस एक्ट हैं उसमें 2 तरह के चेंजेस लाए गए थे। अब ये क्या क्या चेंजेस है हम वो देखते हैं। पहला चेंज ये था कि पहला यानी जो चेंज है वो प्रोहिबिट करता है जो डिफेंस काउंसिल है उसको इस तरीके के क्वेश्चन आस्क करने से, पूछने से, जो कि जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है उसके अगेंस्ट किसी भी तरह के, मतलब जनरल कैरेक्टर को डिस्क्राइब करना, उससे पूछना कि उनका कैरेक्टर कैसा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछने की इजाज़त देता है हमारा जो पहला अमेंडमेंट था। और जो सेकेंड अमेंडमेंट है वो मना करता है, रिफ्यूज़ करता है जो क्रॉस एग्जामिनर है वो, उससे भी किसी तरह का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है जो कि इमोरल कैरेक्टर से रिलेटेड हो प्रोसिक्यूट्रिक्स के, ठीक है। यानी यहाँ पे जो विक्टिम है उसके कैरेक्टर को असैसिनेशन करने से रोकने के लिए ये दोनों अमेंडमेंट्स लाए गए थे एविडेंस एक्ट में, जिससे कि जो भी विक्टिम है उसको इस तरीके के क्वेश्चन ना पूछे जाएं जो कि उसके कैरेक्टर को असैसिनेट करे।
तो ये अच्छे मूव थे जो कि एविडेंस एक्ट में हमने देखा चेंजेस के बाद लाए गए थे। अब यहाँ पे देखो ये भी होता है, द कंडक्ट ऑफ अ सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट कैन नॉट बी कास्ट इन अ स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला। कई बार ऐसा देखा गया है, जो लोअर कोर्ट्स हैं वो स्टीरियोटाइप कर देते हैं कि अगर कोई सर्वाइवर है जिसके साथ कुछ इस तरह का क्राइम हुआ है तो एक पर्टिकुलर तरह का बिहेवियर वो लड़की शो करेगी। पर ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं राइटर कि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान हर एक सिचुएशन के लिए एक जैसा ही रिएक्ट करे। हर किसी का मतलब किसी चीज़ को टॉलरेट करने का मेंटल लेवल अलग होता है, हर किसी का बिहेवियर अलग होता है। और इस तरीके से एक सेट ऑफ नॉर्म्स नहीं डिस्क्राइब कर देने चाहिए कि अगर किसी के साथ रेप हुआ है, किसी का असॉल्ट हुआ है, तो वो एक पर्टिकुलर मैनर में ही बिहेव करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपर्णा भट्ट एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एंड अदर में ये कहा था कि कोर्ट शुड डेजिस्ट फ्रॉम एक्सप्रेसिंग एनी स्टीरियोटाइप ओपिनियन अबाउट दी वुमेन। तो कोर्ट को किसी भी तरह का स्टीरियोटाइप कमेंट नहीं करना चाहिए, इस तरह का कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, ना अपने जजमेंट में ना अपने ओरल कमेंट्स में, जिससे कि जो कि वुमेन के अगेंस्ट किया गया हो। और साथ ही साथ कोई भी पर्सन जो कि रेप विक्टिम है उसकी डिटेल्स को शेयर करने की मनाही है। देखो होता क्या है कि कोई भी पर्सन अगर किसी पर्सन जो सर्वाइवर है उसकी डिटेल को लीक करता है तो उसके अगेंस्ट केस किया जा सकता है, उसको चार्ज किया जा सकता है आईपीसी के तहत। और यहाँ पे ये भी है कि देखो अगर कोई पर्सन है वो उसके साथ कुछ इस तरह की असॉल्ट्स हुए हैं और वो घटनाएं अलग अलग लोगों को बताता है, तो हो सकता है उसके अलग अलग वर्जन्स हो, कुछ उसमें चेंजेस हों, पर उस चेंजेस के बेसिस पे ये कह देना कि ये इंसान झूठ बोल रहा है क्योंकि इसने हर एक पर्सन को अलग अलग चीज़ें बताई हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हर एक इंसान के साथ एक पर्सन का जो कंफर्ट लेवल है वो अलग है और वो किसी पर्टिकुलर तरह की जानकारी किसी एक पर्सन को ना देना चाहे और दूसरे पर्सन के साथ हो सकता है वो जानकारी शेयर करने में कंफर्टेबल हो। तो ऐसे में इसको ये नहीं मानना चाहिए कि ये जो पर्सन है, जो विक्टिम है, वो झूठ बोल रहा है और उसके जो बातें हैं उस पर ट्रस्ट नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कोर्ट के द्वारा। और जैसे मैंने अभी बताया कि अगर किसी भी जो सर्वाइवर है उसकी आइडेंटिटी को जो क्लोज करेगा उसको आईपीसी के सेक्शन 228A के तहत पनिश किया जा सकता है। और ये अमेंडमेंट किया गया था 1983 में। इसके पहले जो रेप सर्वाइवर हैं उनके नाम को डिस्क्लोजर करने की इजाज़त थी, पर इसके बाद अब ये प्रोहिबिट कर दिया गया है। अगर हम एक और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करें जो कि है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस रामदेव सिंह, जो कि 2003 में आया था ये जजमेंट। इसमें कहा गया है कि नेम ऑफ द विक्टिम शुड नॉट बी मेंशन्ड इन द जजमेंट एंड शी शुड बी डिस्क्राइब्ड एज विक्टिम इन द जजमेंट। यानी कोर्ट के द्वारा भी जो विक्टिम है उसके नाम को, उसके एड्रेस को, उससे रिलेटेड किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन जो उसकी आइडेंटिटी को रिवील कर सकती है उसको जजमेंट में नहीं शामिल करना चाहिए और नहीं करना है सुप्रीम कोर्ट को, बल्कि उनके नाम के बजाय विक्टिम शब्द यूज़ किया जाएगा। तो ऐसे में राइटर ये भी कह रहे हैं कि पुलिस को जो उनके इन्वेस्टिगेशन स्किल्स हैं वो इम्प्रूव करने होंगे। द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ शुड नॉट इल्यूड जस्टिस ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर सेंसिटाइजेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रॉपर सेंसिटाइजेशन नहीं है या अवेयरनेस नहीं है लोअर लेवल पे या पुलिस के लेवल पे, तो वो गलत तरीके से इन्वेस्टिगेट करें और जो लॉज हैं अगर उन्हें नहीं पता है और वो गलत तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो ऐसे में आइडेंटिटी उस पर्सन की जो विक्टिम है रिवील हो सकती है, उसके साथ गलत तरीके से बिहेव किया जा सकता है, उसके कैरेक्टर को असैसिनेट किया जा सकता है अगर इस तरह की इनसेंसिटिविटी दिखाई जाएगी जैसे कि इस केस में दिखाई गई है। तो ये हाई टाइम है जब पुलिस को और लोअर जुडिशरी है उसको इस तरीके के जो लॉज हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उससे अवेयर होना पड़ेगा और अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा, जिससे कि सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जा सके और आगे का प्रोसेस भी सही तरीके से चलाया जा सके। तो यहाँ पे आपको याद करनी है कि कुछ जो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की जो इससे रिलेटेड केसेस के बारे में क्या कहती हैं और क्या क्या आईपीसी हैं और उनमें क्या क्या अमेंडमेंट्स, मतलब आईपीसी के कौन कौन से प्रोविजंस हैं यानी सेक्शंस हैं जो इससे रिलेटेड हैं और इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं इसको बेटर बनाने के लिए। तो अब देखते हैं हमारा 4th आर्टिकल जो कि है
नीडेड फुल डिस्क्लोजर ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कंट्रोवर्सी लगातार चलती ही आ रही है कुछ समय से। तो हम 2014 में देखेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को गिल्टी ठहराया गया था कि उन्होंने इलीगल तरीके से डोनेशंस एक्सेप्ट किए हैं दो कंपनी से जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, पर उनको कंट्रोल कौन करता है? वेदांता, जो कि इंडिया की कंपनी नहीं है। यानी कि ये आ जाएगा FCRA के तहत, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत आएगा, और इस डोनेशन को इस एक्ट के तहत ही डील किया जाएगा। जबकि इन दोनों पार्टीज़ ने ये जो डोनेशन है इसको FCRA के अंदर नहीं दिखाया हुआ था। तो कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द FCRA कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1976 है ये जो इन दोनों पार्टीज़ ने किया है, और इन दोनों को गिल्टी ठहराया था इस एक्ट के लिए। अब इसके बाद देखो 2016 में और 2018 में गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेकर आई FCRA में, जो इनके वायलेशंस थे उसको लीगलाइज कर देता है। यानी जो इन्होंने 2014 में वायलेशंस किए थे, तो ये जो अमेंडमेंट्स है वो रेट्रोस्पेक्टिवली लाया गया, मतलब पीछे की डेट से लाया गया, और जो इन्होंने वायलेशंस किए थे उसको लीगलाइज कर दिया गया। मतलब कि इन्होंने जो भी गलतियां की थी जिसके लिए इन्हें गिल्टी ठहराया गया था, उन्होंने लॉ के द्वारा उसमें अमेंडमेंट करके उसको लीगलाइज कर दिया, सही ठहरा दिया। The amendments and subsequent changes brought anonymity to corporate and foreign political donors। तो इस तरह के जो चेंजेस किए गए हैं वो उस पहचान को छुपाते हैं, मतलब जो डोनर है उसकी पहचान को छुपाते हैं। तो फिलहाल देखो एक PIL फाइल की गई थी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने downplayed the concerns of the corrupting influence of anonymous corporate and foreign money। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, और फिलहाल जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए थे उसके जस्ट पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को रोका भी नहीं गया, वो जैसे चल रहा था उन्होंने चलने दिया। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी सहमति है, वो भी चाहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड कंटिन्यू रहें, क्योंकि जो पहले का कैश डोनेशन थे उससे इस सिस्टम को बेटर बताया जा रहा है। एटलीस्ट कहा जा रहा है कि कुछ जो यहाँ पे केसेस हैं वो क्योंकि डिजिटाइज्ड हैं तो इनको ट्रेल करना आसान हो जाता है पहले के कंपैरिजन में, जबकि डोनेशंस कैश में की जाती थी। तो पहले क्या था कि ओनली प्रॉफिट मेकिंग डोमेस्टिक कंपनीज कुड contribute to political parties, now loss making companies can too। तो पहले वो कंपनीज जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज थी वही कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज़ में को कंट्रीब्यूट कर सकती थी, डोनेट कर सकती थी, पर अब ऐसी कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है, अब इनको हटा लिया गया है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि कोई भी एक कंपनी है वो अपनी शेल कंपनी खोल कर इंडिया में, मतलब कोई फॉरेन कंट्री है वो इंडिया में एक शेल कंपनी खोलेगी, अब उससे तो मतलब ही नहीं है ना कि वो कंपनी अर्न कर रही है, ज़्यादा नहीं कर रही है, वो प्रॉफिट अर्न कर रही है या लॉस मेकिंग कंपनी है, वो उस शेल कंपनी के थ्रू अब इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग प्रोवाइड कर सकती है, डोनेट कर सकती है। तो ये एक अच्छा स्टेप था जिसको हम कहेंगे यहाँ पे इन्होंने कम कर दिया है, ख़त्म कर दिया है ट्रांसपेरेंसी को इस नियम के द्वारा। एक और चीज़, फॉरेन कंपनीज और कंपनीज वेयर द कंट्रोलिंग स्टेट वाज हेल्ड बाय अ फॉरेन कंपनी कुड नॉट कंट्रीब्यूट। यानी पहले अगर कोई कंपनी है जिसमें किसी फॉरेन कंपनी का कोई किसी तरह का कंट्रीब्यूशन है या वो उसे कंट्रोल करती है तो वो डोनेशन नहीं कर सकती थी, पर अब लॉ में चेंजेस किए गए हैं और अब ये कहा है कि ऐसी कोई कंपनी जिसमें फॉरेन कंट्री का भी कोई कंट्रीब्यूशन है या कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो भी अब यहाँ पे डोनेशंस कर सकती हैं। 2017 में द देन फाइनेंस मिनिस्टर सेड एनोनिमस कैश डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम ₹20,000 टू ₹2,000 टू इंश्योर, मतलब पहले क्या था कैश में ही डोनेशंस होते थे, तो तब के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ये कहा था कि जो कैश डोनेशंस हैं उसमें जो एनोनिमिटी है, मतलब नाम बताए बिना जो डोनेशंस किए जाते हैं, वो पहले उनकी लिमिट थी 20,000, अब उसको कम करके 2,000 करने की बात करी थी तब के फाइनेंस मिनिस्टर ने, और कहा था कि ये ट्रांसपेरेंसी को स्ट्रेंथन करने के लिए स्टेप लिया जा रहा है। पर साथ ही साथ 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड, दिस इज़ बॉन्ड। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया गया और जिससे कि ट्रांसपेरेंसी को हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर दिया गया है। कैसे? अब जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में अपना नाम बताना, जो भी पर्सन डोनेट कर रहा है वो उसमें नाम नहीं बताता है, और ऐसे में
जो पर्सन डोनेट कर रहा है उसको अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की ज़रूरत नहीं है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें भी ये रिवील करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है कि उन्हें जो डोनेशंस आए हैं वो कहाँ से आए हैं और कितना अमाउंट में आया है, बट उन्हें ओवरऑल बताना होता है कि पूरे साल में उन्हें इतना अमाउंट रिसीव हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। तो ऐसे में कौन डोनेट कर रहा है, कितना डोनेट कर रहा है, वो हम पता नहीं कर सकते हैं। ये पता करने की अथॉरिटी हालांकि रूलिंग पार्टी के पास है, क्योंकि वो SBI क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है वो SBI के थ्रू, क्योंकि ये जो सारे डोनेशंस हैं वो SBI के थ्रू ही किए जाते हैं, इलेक्टोरल जो बॉन्ड है वो SBI के थ्रू ही परचेज़ किए जाते हैं और सेल किए जाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट SBI के थ्रू कौन डोनेट कर रहा है किस पार्टी को, मतलब रूलिंग पार्टी को या अपोजिशन पार्टी को कितना डोनेट कर रहा है, तो ये रूलिंग पार्टीज़ का पता लगा सकती है, पर इसके अलावा अपोजिशन पार्टीज़ हैं या जनरल पब्लिक इसको पता नहीं कर सकती है। अब देखो होता क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ आर नॉट सपोज टू नो देयर इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर्स। तो अभी जो प्रोविजंस हैं उसमें यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये पता करना ज़रूरी नहीं है कि उन्हें डोनेशंस कहाँ से आई हैं। बस उन्हें एक ही उनकी रिक्वायरमेंट है जो उन्हें फुलफ़िल करनी होती है, वो ये है कि जो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स है विद अ टोटल ऑफ ऑल डोनेशंस रिसीव्ड बाय इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इन्हें बताना होता है। मतलब पूरे साल में इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू कितना अमाउंट रिसीव किया है, टोटल वो बताना होता है। उसकी एक इंडिविजुअल एंट्री नहीं होती है कि हाँ हमने इस बॉन्ड से इतने रिसीव किए हैं या इस बॉन्ड से इतने रिसीव किए हैं या इस डोनर से हमने इतना अमाउंट रिसीव किया है, ये बताना नहीं होता। बस टोटल कर देते हैं और टोटल अमाउंट बता देते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से हमने इतना अमाउंट रिसीव किया हुआ है। सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट होती है इन्हें फुलफ़िल करने के लिए। तो यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि हर एक वोटर के पास एक वोट होना चाहिए, पर इस तरह के जो प्रोविजंस हैं वो इसको वायलेट करते हैं। एवरी वोट इज़ नॉट इक्वल वैल्यूएबल इफ़ कंपनीज कैन इन्फ्लुएंस पॉलिसीज़ टू हिडन डोनेशंस। यानी अगर कंपनीज़ इस तरीके से हिडन तरीके से डोनेशंस देकर अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो इसका मतलब उनकी जो पावर है, उनकी अथॉरिटी है, वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है जनरल पब्लिक के कंपैरिजन में या उन लोगों के कंपैरिजन में जो इस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं इन कंपनीज़ की जो डोनेशंस दे रही हैं उनके वोट की वैल्यू कहीं ज़्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि वो डोनेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो ऐसे में इस तरह के जो एनोनिमिटी बनाई गई है डोनेशंस में, उसके अगेंस्ट PIL फाइल किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टेंटली इसमें जो केसेस हैं इसके अगेंस्ट किए जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे इसमें क्या प्रोविजंस ऐड किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं, या सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या डिसाइड करता है, या फिर जो ECI है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी तरफ से इसके क्या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने के कुछ उनकी तरफ से सुझाव आते हैं या नहीं आते हैं। फ़िलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसका स्टैंड ये है कि फ़िलहाल का सिस्टम पहले के सिस्टम से बेटर है। हालांकि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट क्योंकि ये पहले से बेटर है तो उसको बरकरार रखना चाहिए। ये स्टैंड है ECI का। अब देखते हैं हमारा आज का लास्ट आर्टिकल, जो कि है एम्ब्रेसिंग क्रिप्टो करेंसीज। तो फिलहाल देखिए एल सल्वाडोर पहली कंट्री बन चुकी है वर्ल्ड में जिसने बिटकॉइन को लीगलाइज कर दिया है, इसको लीगल टेंडर मान लिया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो 2013 और 2018 के बीच में जो गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स टू द राइज ऑफ वर्चुअल करेंसीज वाज कॉशनरी, अलर्टिंग यूजर्स टू द पोटेंशियल रिस्क पोस्ड बाय द क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस। तो उन्होंने गवर्नमेंट में ने 2013 से 2018 के बीच में वर्चुअल करेंसीज़ को कॉशनरी नज़रों से देखा है और यूज़र्स को अलर्ट किया है कि ये जो करेंसी ट्रांजैक्शंस हैं, क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस हैं, वो रिस्क पोज कर सकते हैं इंडिविजुअल को और इकॉनमी के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं अगर अनकंट्रोल्ड तरीके से इसको किया जाता है। ठीक है, तो अब RBI in 2018 इम्पोज्ड अ बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, और इसके बाद जब RBI ने बैन कर दिया 2018 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवरटर्न कर दिया, मतलब इस बैन को ख़त्म कर दिया। और कोर्ट ने ये रीज़न दिया कि इसके ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं कि इसको रेगुलेट किया जा सकता है, बजाय इसके कि इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। तो फ़िलहाल एक ड्राफ्ट लाने की बात कही जा रही है, जो कि है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। द ड्राफ्ट बिल प्रपोजेस टू क्रिमिनलाइज ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज, यानी जितने भी क्रिप्टो प्राइवेटली इसको ट्रेड किया जाएगा उसको तो क्रिमिनलाइज किया जा रहा है,
while also laying down the regulatory framework for RBI backed digital currencies। तो RBI के द्वारा जो बैक्ड डिजिटल करेंसीज होंगी आप उसमें डील कर सकते हैं, उसको ये एक रेगुलराइज फ्रेमवर्क में लेकर आएंगे, पर प्राइवेट तरीके से जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें डील करने को क्रिमिनलाइज करने की बात कही जा रही है इस ड्राफ्ट में। तो ऐसे में राइटर कह रहे हैं कि हमें यूके से, सिंगापुर से और यूएस से लेसन सीखने की ज़रूरत है। फ़िलहाल हम यूके की बात करते हैं कि वहाँ पे क्या किया गया है कि यूके हैज़ क्लासिफाइड क्रिप्टो करेंसी एज प्रॉपर्टी एंड विच has paved the way for cryptocurrencies to be encompassed within a regulated legal framework in the country's economy। यानी यूके ने क्रिप्टो करेंसी को एक प्रॉपर्टी की तरह माना है, क्लासीफाई किया है उसको एक प्रॉपर्टी की तरह, और इस तरीके से ये अपने लीगल फ्रेमवर्क में लेकर आए हैं क्रिप्टो करेंसीज़ को, और इस लीगल फ्रेमवर्क के तहत क्रिप्टो करेंसी से डील किया जा सकता है और उस कंट्री की इकॉनमी जो है इस लीगल फ्रेमवर्क के तहत ही चलाई जा सकती है। अब ऐसे में देखें, इंडिया की बात करें, द गवर्नमेंट शुड यूज़ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू अलाउ प्राइवेट इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू हार्नेस अ पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजी विद अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। तो ऐसे में जो क्रिप्टो करेंसीज़ है उसको एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत लाकर उसको चलाया जाना चाहिए, और जो ये न्यू टेक्नोलॉजी है उससे हमें फ़ायदा उठाया जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसको बैन कर दें। क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर्स बन जाए हर एक कंट्री के, और इसको लीगली हर एक जगह पे ट्रेड किया जाए। तो इसको बैन करने की बजाय इसको सिस्टम का पार्ट बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बनाए जाने चाहिए इसके साथ डील करने के लिए, जिससे कि हालांकि इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस जुड़े हुए हैं कि किसी इकॉनमी में ये कितना बड़ा खतरा पोज कर सकती है, वो है यहाँ पे, पर इसको अगर हम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करते हैं, लीगल फ्रेमवर्क्स लाते हैं और इसके थ्रेट को जो चैलेंजेस ये पोज कर रहा है उसको अंडरमाइन करने की चीज़ें करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो इसको धीरे धीरे हम सिस्टम में ला सकते हैं, और इसको भी, इसके ट्रेडिंग को, इसको यूज़ करने को हम लीगलाइज कर सकते हैं एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत। तो ये थे हमारे आज 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि द हिंदू से हमने पढ़े हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।